नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू 10x ट्रेडर। मैं हूं राजेश कुमार और आज मैं बात करने वाला हूं तीन ऐसे स्टॉक्स के बारे में जिन्होंने हमको ऑलरेडी बहुत अच्छा खासा रिटर्न दे दिया है। पहला स्टॉक है डोडला डेयरी, दूसरा है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और तीसरा है सीडीएसएल। तो इन सारे स्टॉक्स के बारे में मैं टेक्निकल एनालिसिस और साथ ही साथ थोड़ा फंडामेंटल एनालिसिस भी करने वाला हूँ। तो अगर आपको इस स्टॉक्स में इंटरेस्ट है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको जरूर कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट सीखने को मिलेगा। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि ऐसे वीडियोस मैं टाइम टू टाइम लाते रहता हूँ और हम लोग बहुत जल्दी 1000 फैमिली मेंबर होने वाले। तो फटाफट सब्सक्राइब कीजिए और मैं बढ़ता हूँ वीडियो की तरफ, जिसमें हम पहला स्टॉक जो बात करने वाला है वो है सीडीएसएल के बारे में। दोस्तों सीडीएसएल आप देख सकते हैं, इसका बिजनेस मॉडल क्योंकि एक मोनोपोली है, दुओपोली है बोल सकते हैं, क्योंकि एनएसडीएल और सीडीएसएल दोनों एक ही टाइप का बिजनेस करते हैं। फिर भी ज्यादातर जो क्लाइंट है वो सीडीएसएल के हैं, तो इसलिए इसका बिजनेस मॉडल जो है वो एक टाइप का बहुत ही अच्छा खासा मोनोपोली हो सकता है। और इसी कारण से आप देख भी सकते हैं कि जब इस स्टॉक के बारे में लोगों को पता चला तो उसमें स्टॉक ने हमको स्टार्टिंग में बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न दिया, क्योंकि उस टाइम पे वो एक स्मॉल कैप कंपनी हुआ करती थी। आप देख सकते हैं 574 डेज के अंदर, यानी 1.5 साल के अंदर इस स्टॉक ने हमको लगभग 6 गुना का रिटर्न दिया। अब यहाँ पे देखिए 246 से स्टॉक सीधा गया 1676 तक गया। उसके बाद स्टॉक एक लंबा कंसोलिडेशन जोन में चला गया, क्योंकि स्टॉक जब भी इतना अच्छा रिटर्न देता है तो एक लंबा खासा कंसोलिडेशन भी होता है। तो देखिए कहां से कहां तक हुआ, 2021 से लेके हमको 2023 तक ये कंसोलिडेशन नजर आया और उसके बाद हमको एक हल्का सा ब्रेकआउट नजर आया। तो मैं आपको यहाँ पे क्लियरली बना के दिखाता हूँ। पहले यहाँ का रेंज बना लेते हैं। आप देख सकते हैं ये एक रेंज था, यहाँ पे हमको ब्रेकआउट देखने को मिला और ब्रेकआउट के बाद स्टॉक हमको, आप देख सकते हैं इसने हाई जो लगाया है वो लगभग 38% का हमको रिटर्न दिया है, वो भी सिर्फ 190 डेज के अंदर, यानी सिर्फ 6 महीने के अंदर आपको 38% का रिटर्न मिल गया। लेकिन यहाँ पे भी इंटरेस्टिंग चीज क्या बन रहा है, इसने अगेन एक ब्रेकआउट दिया है। यहाँ पे देख सकते हैं इस रेंज में स्टॉक फंसा हुआ था, 2000 के ऊपर स्टॉक नहीं जा पा रहा था। एक बार इसने यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया, दूसरी बार इसने यहाँ पे फेस किया और तीसरी बार यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दे दिया। और ब्रेकआउट देने के बाद हमको अभी क्या नजर आ रहा है, हमको नजर आ रहा है रिट्रेसमेंट। यहाँ पे देख सकते हैं ये हमको ब्रेकआउट नजर आया, ब्रेकआउट के बाद हमको यहाँ पे रिट्रेसमेंट नजर आ रहा है। तो ये रिट्रेसमेंट का जो जगह होता है वो एक बहुत ही अच्छा खासा जगह होता है बाइंग करने का। लेकिन दोस्तों ध्यान रखिए, क्योंकि इसका वैल्यूएशन बहुत ज्यादा हाई हो चुका है तो हमें यहाँ पे स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस का चलना चाहिए। तो अगर मैं इसका स्टॉप लॉस बनाने का ट्राई करूं तो आपको ये जो लो दिख रहा है, इस कैंडल का जो लो दिख रहा है, जो कि आपका लगभग 1978 का आता है। आप और थोड़ा कंजर्वेटिव होने के लिए, अगर आप थोड़ा और ज्यादा रिस्क ले सकते हैं तो आप यहाँ तक का आराम से टारगेट ले सकते हैं। 1950 का आप स्टॉप लॉस खुद का लगा सकते हैं और टारगेट जो रहेगा वो तो काफी ऊपर का ही रहेगा। लेकिन हमको अभी यहाँ पे रिट्रेसमेंट हुआ नहीं है, हमको वेट करना है इसका। यहाँ पे एक और कैंडल बनने दीजिए, यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनता है और अच्छा खासा वॉल्यूम आता है तो इस जगह से हम वापस एक नया पोजीशन बना सकते हैं, जो कि आपका लगभग 2000 के प्राइस सबको मिल रहा है। तो अगर आप बहुत ज्यादा रिस्क लेने वाले ट्रेडर है तो आप यहाँ पे एक पोजीशन ले सकते हैं और स्टॉप लॉस हिट होता है तो आपको निकलना पड़ेगा। स्टॉप लॉस हिट नहीं होता है तो आपको यहाँ पे एक और पोजीशन ऐड करना होगा सीडीएसएल में। तो सीडीएसएल का अगर मैं चार्ट में डिस्कस करूँ, चार्ट मुझे क्या दिखा रहा है, तो काफी अच्छा खासा एक हमको अपॉर्चुनिटी नजर तो आ रहा है ट्रेड करने का, क्योंकि सेम चीज हमको रिपीट होते हुए नजर आ रहा है। जो यहाँ पे हुआ वही चीज हमको यहाँ भी दिख रहा है, एक कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक ने हमको ब्रेकआउट दिया है। अब आके हम इसके थोड़ा शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखते हैं, क्योंकि वहां पे मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज दिख रहा है। आप देख सकते हैं प्रमोटर्स ने 20% से घटाकर अपना स्टेक को 15% किया है, लेकिन वहीं पर एफआईआईज ने 14% से स्टेक बढ़ा के 18% किया है। यानी एफआईआईज ने स्टेक खरीदा है और प्रमोटर्स ने बेचा है। तो यहाँ पे जो आपका शेयर्स जो ट्रांसफर हो रहे हैं वो एक स्ट्रॉन्ग हैंड से दूसरे स्ट्रॉन्ग हैंड में जा रहा है, रिटेलर्स के पास नहीं आ रहा है। क्योंकि रिटेलर्स क्या होते हैं, बहुत ज्यादा वोलेटाइल होते हैं। जब भी स्टॉक बढ़ता है तो खरीद लेते हैं और जब भी स्टॉक में हल्का फुल्का करेक्शन आता है तो बेच देते हैं। तो उसको हम स्ट्रॉन्ग हैंड नहीं कहते, उसको वीक हैंड कहते हैं। डीआईएस को देखें तो डीआईएस ने भी अपना स्टेक को बराबर रखा है। आप देख सकते हैं 18% से 22% पे लाया था, फिर घटा के 21% पे लाया। तो डीआईएस का अगर स्टेक देखें तो लगभग बराबर ही है, ना बहुत ज्यादा कम हुआ है ना बहुत ज्यादा बढ़ा है। वहीं अगर पब्लिक का देखें तो पब्लिक का स्टेक 47% से घट के भी 45% पे आ चुका है। यानी पब्लिक से लोग क्या कर रहे हैं, आपको स्टेक को खरीद रहे, अपने पास जमा कर रहे हैं। और कौन है खरीदने वाले, एफआईआईज और डीआईएस है। तो जब भी ऐसा हमको शेयर होल्डिंग पैटर्न में नजर आता है कि रिटेलर्स बेच रहे होते हैं और बड़े बड़े इन्वेस्टर्स खरीद रहे होते हैं, तो उसको हम जनरली एक पॉजिटिव इंडिकेशन मानते हैं। साथ ही साथ अगर हम सेल्स और प्रॉफिट को देखें तो प्रॉफिट भी हमको कंटिन्यूअसली बढ़ते हुए नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं मैं 2023 से अगर देखूं क्वार्टर क्वार्टर, तो 150 करोड़, 200 करोड़, 214 करोड़ और 241 करोड़ ऐसे करके सेल्स बढ़ रही है। काफी अच्छा खासा ग्रोथ हमें दिख रहा है। प्रॉफिट भी अगर देखें तो 128 करोड़, 130 करोड़, 148 करोड़ अच्छा खासा ग्रोथ हमको प्रॉफिट में दिख रहा है। और वहीं पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखें तो वो भी 60% के आसपास है, जो कि फिनोमिनल है, बहुत ही अच्छा है। ईपीएस का अगर हम देखें तो ईपीएस हमको अच्छा खासा ग्रोथ करते हुए नजर आ रहा है। 10.42 रुपीज से लेके 12.24 रुपीज पे आ चुका है। यानी ईपीएस हमको लगभग 20% से ग्रोथ करते हुए नजर आ रहा है। तो मुझे तो बिल्कुल भी डाउट नहीं है कि यहाँ से सीडीएसएल अच्छा खासा ग्रो करेगा। अगर आपके पास फंड है तो इस जगह पे अच्छा खासा बाइंग कर सकते हैं। आपको इतना ध्यान रखना है कि ये मैं कोई रिकमेंडेशन की तरह नहीं दे रहा हूँ, ये मैं सिर्फ आपको टेक्निकल एनालिसिस करके दिखा रहा हूँ और मैं अपना ओपिनियन शेयर कर रहा हूँ।
अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो वो टोटली डिसीजन आपका अपना खुद का होना चाहिए। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट शेयर की तरफ, जिसका नाम है डोडला डेयरी। अब डोडला डेयरी के बारे में मैंने पहले भी वीडियो बनाया है कि मैंने कहा था ऑलरेडी कि एक मल्टीबैगर शेयर बन सकता है, और मैं खुद भी इसमें इन्वेस्टेड हूँ। तो पहले मैं आपको प्रूफ दिखा देता हूँ। ये रहा डोडला डेयरी, आप देख सकते हैं यहाँ पे लगभग 40 क्वांटिटी शेयर है मेरे पास, और उसका जो एवरेज प्राइस है वो 532 का है, और फिलहाल इसका प्राइस चल रहा है 936 का। लेकिन ये जो शेयर था ये लगभग 1000 को टच करके आया है, तो मेरा रिटर्न लगभग डबल हो गया था। लेकिन अभी यहाँ पे आपको 75% दिख रहा है। आप चार्ट पे यहाँ पे देख सकते हैं स्टॉक ने हाई लगाया था लगभग 1080 का, यानी मेरे प्राइस से ऑलमोस्ट डबल हो चुका था। लेकिन मेरा जो टारगेट है खुद का वो लगभग 1500 का है। अब वो टारगेट क्यों है आपको बताऊंगा, लेकिन पहले हम यहाँ पे एक टेक्निकल एनालिसिस देख लेते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि आपको सीखने के लिए बहुत सारी चीज मिलने वाला है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हाई लगाने के बाद स्टॉक थोड़ा नीचे आया, और यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बना के रखा है। आपको यहाँ पे एक कप एंड हैंडल पैटर्न नजर आएगा। आप देख सकते हैं ये जो पोर्शन है, आप देख सकते हैं ये जो राउंडिंग बॉटम बना हुआ है नीचे से, ये कप की तरह काम कर रहा है, और ये जो डाउनफॉल आया है ये आपका एक हैंडल की तरह काम कर रहा है। तो ऐसे पैटर्न को हम बोलते हैं कप एंड हैंडल पैटर्न। अब कप एंड हैंडल पैटर्न दोस्तों कई बार बहुत ज्यादा एक्यूरेट होता है, और हमको अच्छा खासा ट्रेड वहां मिलता है। अब इसका अगर मुझे रिटर्न निकालना है कि मुझे कितना रिटर्न मिल सकता है, तो मुझे सिंपली क्या करना होगा, ये जो कप बना आपको, इस कप के बॉटम से लेके कप के ऊपर तक आपको यहाँ पे मार्क कर देना है, और यहाँ से आपको वापस यहाँ पे पुट करना है, जो कि कप के टॉप में रख के हम निकाल सकते हैं। तो अगर इसके बेसिस से मैं टारगेट निकालने का ट्राई करूँ, तो आपको यहाँ पे नजर आता है यहाँ से सीधा जा सकता है, ये लगभग 1200 तक जा सकता है, और इस पॉइंट से जहाँ पे चल रहा है वहां से हमको लगभग 25% का रिटर्न मिल सकता है। अब देख सकते हैं अगर आप यहाँ बाय कर लेते हैं, आपको लगभग 30% तक का रिटर्न यहाँ पे मिल सकता है। तो जो मेरा प्रीवियस जो टारगेट था 1500 का, वो भी उसकी भी काफी करीब ज्यादा वो नजर आ रहा है, और यहाँ से अगर मैं देखूँ तो यहाँ से मुझे 30% का रिटर्न नजर आता है, जो कि अगेन बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी हो सकता है। अब डोडला डेयरी दोस्तों करती क्या है, वो एक डेयरी कंपनी है, जैसे कि हमको नाम से दिख रहा है, और साउथ की तरफ में उसका काफी अच्छा खासा पोजीशन बना हुआ है, जो कि नंदनी को काफी अच्छा खासा कंपटीशन देती है। अब डोडला डेयरी में हम थोड़ा देख लेते हैं कि उसका शेयर होल्डिंग पैटर्न हमें क्या दिखा। अगर हम प्रमोटर्स का देखें तो प्रमोटर्स के पास 62.21% है, यानी एक अच्छा खासा स्टेक प्रमोटर्स खुद होल्ड कर रही है। एफआईएस का देखें तो एफआईएस ने 4% से बढ़ा के अभी 11% कर दिया है, यानी एफआईएस कंटिन्यूसली इसको खरीद रहे हैं। डीआईएस का देखें तो डीआईएस ने 14% से 17% तक स्टेक बढ़ाया है, और पब्लिक का देखें तो पब्लिक का 18% से 8% पे आ चुका है। यानी यहाँ भी आपको वही रिपीट होते हुए नजर आ रहा है, जहाँ प्रमोटर्स एफआईएस डीआईएस मिलके पब्लिक से शेयर खरीद रहे हैं। अब अगर मैं यहाँ पे कंपेयर करूँ बाकी कंपनी से, जैसे वरुण बेवरेजेस हो गया, हेटसन एग्रो हो गया, बिकाजी फूड्स हो गया, जाइडस वेलनेस हो गया, यहाँ पे आप देख सकते हैं बाकी सब है, मिसेस बेक्टर्स हो गया, तो इन सबसे अगर कंपेयर करूँ तो प्राइस टू अर्निंग के बेसिस पे डोडला डेयरी हमको सबसे सस्ते ही मिल रहा है। आप देख सकते हैं 89, 68, 38, 53, लेकिन हम बाकी सबसे कंपेयर करें तो फिर भी आपको आधे दाम पे डोडला डेयरी मिल रहा है। वहीं पर अगर मार्केट कैप हम देखें तो मार्केट कैप भी इसका सबसे कम है, जो कि 5500 करोड़ का है। तो ये एक स्मॉल कैप कंपनी में आता है, तो इसीलिए इसके अंदर ग्रोथ होने का काफी अच्छा खासा चांसेस है। अब अगर प्रॉफिट एंड लॉस में आके देखूं तो यहाँ भी हमें हर साल प्रॉफिट अच्छा खासा बढ़ते हुए नजर आ रहा है, और साथ ही साथ हमको यहाँ पे नेट प्रॉफिट भी नजर आ रहा है। अगर वहीं पे हम ईपीएस देखें तो ईपीएस भी हर साल आपका 5-10% से ग्रो कर रहा है, यानी कि ये स्टॉक भी अच्छा खासा ग्रो आपको करते हुए नजर आ सकता है। तो सेकंड स्टॉक हमने डिस्कस किया डोडला डेयरी के बारे में। इस स्टॉक में मैं खुद भी इन्वेस्टेड हूँ, और मेरा प्राइस लगभग 500 के आसपास है। तो अगर आप भी इसमें इंटरेस्टेड है तो आप जाके फर्दर रिसर्च कर सकते हैं, और अपना रिसर्च करने के बाद आपको इसमें इन्वेस्टमेंट का डिसीजन बनाना है। अब जो तीसरा स्टॉक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टॉक है, क्योंकि वो रिटेलर्स का फेवरेट है, और ज्यादातर रिटेलर्स उसमें ऑलरेडी इन्वेस्टेड है, और बहुत लोगों ने अच्छा खासा पैसा भी कमाया है। तो वो स्टॉक है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। अब आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का फंडामेंटल्स के बारे में मैं डिस्कस नहीं करने वाला, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बहुत बार डिस्कस किया है। यहाँ पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ इसका टेक्निकल चार्ट। तो यहाँ पे मैंने इसको चार्ट को जब देखा तो मुझे एक अलग चीज यहाँ पे नजर आया, मैं आपके साथ वही शेयर कर देता हूँ। आप देख सकते हैं स्टॉक जो है कहीं ना कहीं एक रेंज में हमको फंसा हुआ नजर आ रहा है, और जब भी इस रेंज से निकलेगा तभी हमको अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे हो सकता है। अब देख सकते हैं जो पहला इसका रेजिस्टेंस था यहाँ पे वो 85 के आसपास था, और वही हमको यहाँ पे फिर से कंटिन्यूसली दिखाई दे रहा है। 85 के आसपास ही बार बार आके रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, और नीचे की तरफ जो सपोर्ट है वो लगभग 75 के आसपास है। तो इस रेंज ट्रेडिंग को अगर मैं देखूं तो ये जगह जो निकल के आ रहा है वो एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल रहा है हमको बाय करने का। और अगर रिटर्न देखें तो यहाँ से हमको रिटर्न मिल सकता है लगभग 12% का, जो कि काफी अच्छा खासा रिटर्न ही होगा एक स्विंग ट्रेड के लिए। लेकिन अगर आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है और आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड है, आप सोच रहे हैं कि यहाँ पे मुझे बेच देना चाहिए, खरीदना चाहिए, मेरे ख्याल से आपको वेट करना चाहिए इस दो जगह का ब्रेकआउट होने का। यानी अगर इसके नीचे स्टॉक क्लोज होता है हाई वॉल्यूम के साथ, तो स्टॉक काफी नीचे आ सकता है, और नीचे का टारगेट हम देख सकते हैं यहाँ पे, जो कि सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है, सपोर्ट है नीचे आने के टाइम पे, वो है 63 का। मुझे लगता नहीं कि 63 पे आएगा, लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एक हल्का सा गैप छूट गया था, इसे फिलअप करने के लिए आ सकता है, लेकिन चांसेस बहुत ज्यादा कम है। स्पेशली मैं अगर बोलूँ तो मुझे लगता है कि वहां तक नहीं आना चाहिए। मुझे लगता है कि यहाँ पे कंसोलिडेशन करने के बाद स्टॉक वापस यहाँ से ऊपर उठेगा, तो हमको उसके लिए वेट करना पड़ेगा 85 के लेवल को हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट मिलने का।
क्योंकि जब तक हाई वॉल्यूम से ब्रेकआउट नहीं मिलेगा स्टॉक ऊपर जाना बहुत ही मुझे मुश्किल लगता है। लेकिन एक बार अगर इस एरिया को पार कर लेता है तो स्टॉक का टारगेट आराम से हमको 120 150 के आसपास नजर आ सकता है। तो दोस्तों यहाँ मैंने बात किया IDFC फर्स्ट बैंक का टेक्निकल एनालिसिस। आप मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, उससे मुझे ही मोटिवेशन मिलता है और मैं ऐसी वीडियोस आगे भी लाके रह सकता। इन तीनों स्टॉक्स में से आप कौन से स्टॉक में इन्वेस्टेड है ये भी कमेंट करके बताएं। और अगर आप अपने किसी स्टॉक के बारे में मेरा एनालिसिस जानना चाहते हैं तो कमेंट करके बताइए, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाने का ट्राई करूंगा। ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलता हूं आपसे किसी अगले वीडियो में किसी अगले स्टॉक के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।